अगर किसी को मंकी पॉक्स हो गया है तो डायग्नोसिस कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि इसको हो गया है? डायग्नोसिस ये पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। जैसे वो फीवर की मेडिकेशन के लिए आया है तो हम उसे फीवर की मेडिसिन देंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा। फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाता है अगर तो स्किन पे कोई रैशेस आ रहे हैं तो हम उसको जो है मंकी पॉक्स तो तभी हम उसको कहेंगे जब इसमें पानी फिल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा स्किन पे पिंपल्स बहुत बड़े बड़े वो स्मॉल पॉक्स जो हैं वो बहुत छोटे साइज के हैं और वो वाटर फिल नहीं है। अच्छा। लेकिन जो है ये जो है ये वाटर फिल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें पानी भरा होता है और बहुत ज़्यादा जलन महसूस तो होती है। फिर डेफिनेटली ये पानी जब रिलीज करता है तो वो जहाँ लगेगा वो वहाँ पर जो है वो पिंपल स्प्रेड ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। तो फिर अपनी ही स्किन भी ज्यादा मुतासिर बहुत हो ज्यादा। सकती वही है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम अपने हाथ से किसी जगह पे टच कर रहे हैं और उस जगह पे ऐसा नहीं है, सिर्फ इचिंग हो रही है, तो वो वहाँ पर भी स्प्रेड कर जाए। सही। तो उसमें फिर यही होता है। इसके अलावा हमारे पास लैब टेस्ट आ जाते हैं। हमें जो है वो पेशेंट का जो है वो लैब टेस्ट में PCR करवाया जाता है उनके स्किन के लेजन्स को लेकर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्वीयर अगर हो जाए, जब पेशेंट क्लियर नहीं हो रहा तो देन हम इस चीज़ की तरफ जाते हैं। उसमें फिर हमारे पास एक्सरेज भी आ जाते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं पेशेंट का लंग्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व तो नहीं करे, क्योंकि मैंने आपको बताया जब ये कॉम्प्लिकेशन में जाता है तो ये चेस्ट इन्फेक्शन भी कॉज कर देता है। अच्छा। तो अक्सर अगर पेशेंट कभी चेक करवाने में लेट हो जाए या डॉक्टर के पास किसी फिजिशियन के पास पहुंचने में लेट हो जाए तो कभी कभार चेस्ट भी जो है वो इफेक्ट कर देती है, जिसमें ब्रोंकाइटिस का इशू हो जाता है। हमारे ब्रेन में मेनिंजाइटिस का इशू हो जाता है, उसमें हमारे ब्रेन की जो लेयर है उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। के हवाले से उसमें हमारा ब्रेन जो है वो स्वेल कर जाता है। अच्छा। उसमें इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है इंसेफ्लाइटिस में। यानी इतना ज्यादा ये तब ये हो जाके सकता बिल्कुल है। ये थ्रेटनिंग उस कंडीशन में अगर आप ट्रीट नहीं करें। वही बात मैं फिर करूंगी कि रिस्क फैक्टर डेथ तक हो सकती है, लेकिन अगर कोई क्रॉनिक डिजीज, कोई सीवियर डिजीज के साथ टच कर जाए तो। ठीक। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो मंकी पॉक्स है इसका अगर देखा जाए तो ये इतनी ख़तरनाक कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो जानलेवा हो सके। लेकिन अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं या इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं और इसको कम्प्लेक्स होने देते हैं और ये स्प्रेड करने लगता है, आपके स्किन को इन्वॉल्व करता है, आपकी आँखों को मुतासिर कर चुका है और फिर आपके ब्रेन को भी मुतासिर करता है, तो डेफिनेटली ये जानलेवा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ आप बताइए क्या ये खुद ही से भी बेटर हो जाता है? नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जैसे फीवर है ना, उसका हम घर में कर लें अगर ट्रीटमेंट, वो फीवर थोड़ी देर के लिए रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन प्रॉपरली अंदर से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वायरस तो इंटरनल बॉडी में मौजूद है। सही। जो आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाइज कर रहा है और वो बढ़ता जा रहा है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने सिम्टम्स जो है वो अपीयर करता जा रहा है। अगर हम इसको खुद ब खुद ठीक होने के लिए छोड़ें तो वो वही बात है कि ये फिर कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज साथ ले लेता है। लेकिन जब इसको ठीक करना है तो वो यही है, आप 1 वीक तक वेट कर सकते हैं जब आपको फीवर है। लेकिन जैसे ही आपकी स्किन इन्वॉल्व होती है तो उसमें हमें फ़ौरन से जो है वो डॉक्टर को जो है वो रुजू करना चाहिए, ताकि वो जल्द अज जल्द स्किन आपकी क्लियर हो, क्योंकि ये स्प्रेड तभी करेगा जब आपकी स्किन के ऊपर आ जाएगा। फीवर से ये स्प्रेड नहीं करता। सही, यानी ये उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको फीवर, हेडेक, फ्लू वाले सिस्टम है, बॉडी में पेन है, तब ये स्प्रेड नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपकी स्किन इन्वॉल्व हो जाएगी, चाहे वो भी रेड फ्लैट जो है वो बन रहे हैं, लेकिन उससे ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक। यहाँ नाज़रीन आपको एक बात बताती चलूँ कि चूँकि ब्लड में जब शामिल हो जाती है कोई चीज़, वो स्किन पे फिर सामने आती है और यहाँ पर हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। पायरोजिनम एक मेडिसिन है, मेरे जहन में आ रही है तो आपसे शेयर करती चलूँ कि वो ब्लड की बहुत अच्छी टॉक्सिफायर है कि वहाँ से जहरीले मवाद जितने भी होते हैं उनको ब्लड से साफ़ कर देती है, प्योरीफाई कर देती है और पेशेंट की जो क्योर जो रेशो है वो अच्छी होने लगती है। डॉक्टर साहब, आप बताएं हमें कि ये जो मंकी पॉक्स है ये किन लोगों में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये उन लोगों में ही ज़्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम डाउन है। अच्छा। इम्यून सिस्टम कम है, उसमें फिर बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, बूढ़े लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो किसी इन्फेक्टेड, बिल्कुल प्रेग्नेंट वुमेन भी, और इसके अलावा जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में है। सही। या जो क्रॉनिक इलनेस का अगर कोई शिकार है तो उसमें भी बिल्कुल, यानी जो इसको एड्स या हेपेटाइटिस इस तरह की कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम को डाउन कर देती है, डायबिटीज़ आ जाता है उसमें काफ़ी अरसे से,
यानी मेडिकेशन पे हो हाँ कोई जी, पर्सन उसमें और हाइपरटेंशन भी आ जाता है कभी कभार, वो भी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है इससे इजीली जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन के, लेकिन तभी आएगा जब इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज होगा। सही। अदरवाइज ये इन्वायरमेंट से उसी सूरत में होता है अगर आपका कोई इन्वायरमेंट कंटेमिनेटेड है, किसी ऐसी जगह पर इन्फेक्टेड एनिमल या इन्फेक्टेड पर्सन ने उस जगह पर हाथ वगैरह लगाए हैं या कोई चीज़ उसने यूज़ की है, देन ये अगले पर्सन को स्प्रेड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ बात हो रही है मंकी पॉक्स के हवाले से, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी डाइट जो कि जैसे आपने इम्यून सिस्टम के हवाले से बार बार बात की कि इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें उस दौरान इस्तेमाल करनी चाहिए मंकी पॉक्स हो जाए तब भी, और बूस्टअप करने के लिए इम्यूनिटी को कौन सी ऐसी ग़िज़ा जो हम इस्तेमाल करें तो बेटरमेंट आ जाए? उसमें यही है कि आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो आपकी स्किन को इरिटेट ना करें। लाइक आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रेश जूसेस, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको अगर घर में पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है ताकि आपकी स्किन जो है वो ड्राई ना हो, यानी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, इसमें हमें चुकंदर का जो जूस है वो बहुत अच्छा वर्क करता है कि वो आपकी स्किन को भी सूद करता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें कहा जाता है कि उसमें चंद एक ड्रॉप्स अगर लेमन के ऐड कर लिए जाएं वो बहुत अच्छा इफेक्टिव, क्योंकि वो फिर हमारे गले के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि वो हमारे गले में इन्फेक्शन अगर मौजूद है, जैसे अगर सोर थ्रोट की कंडीशन इसके साथ हो रही है, वो उसको बल्कि ये भी देखने में आता है कि समटाइम मंकी पॉक्स के साथ सोर थ्रोट भी बहुत देखा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है हमारी डाइट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। दूसरा इन्फेक्शन हमारे मुंह से हम जब कोई चीज़ खाते हैं तो जाहिर सी बात है वो स्प्रेड करके हमारे गले तक चला जाता है, तभी वो हमारे ब्रोंकाइटिस को जाकर जो है वो इफेक्ट करता है। यहाँ बात से एक पॉइंट सामने आता है कि डॉक्टर साहब ने बात की कि थ्रोट से, और देखिए जब फिर एक और तरीका है इसके स्प्रेड का कि जब हम बात करते हैं और जब स्नीजिंग होती है तो थ्रू रेस्पिरेशन भी जो है ये चीज़ होती है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसको फैलाने का सबब बनते हैं। तो इस दौरान में एहतियात करनी चाहिए। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको चाहिए कि वो जो है नैपकिन का इस्तेमाल करे, हैंकरचीफ को यूज़ करे, टिश्यूज़ का इस्तेमाल करे और अपने ड्रॉपलेट्स को जो है वो इधर से उधर स्प्रेड नहीं होने दे दूसरों की वेल विशिंग के लिए। तो डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि वैसे तो बहुत सारी इसके ऊपर डिस्कशन हमारी हो चुकी और टॉपिक कोई इतना बड़ा नहीं था आज का, लेकिन ये कि मंकी पॉक्स के हवाले से आप फर्दर कोई ऐसी गाइडलाइंस देना चाहें कि हमारे नाजरीन के लिए बेनिफिशियल हो, वो ये समझ सकें कि ये प्रॉब्लम जो है अगर हो जाती है तो उसको घर में कैसे ट्रीट करना है, और अगर घर में आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं और वो आपकी अब यानी कि काबू से बाहर होती जा रही है तो उस टाइम क्या करना चाहिए? उसमें ये है गाइडलाइन में वही मैंने आपको बताया, पेशेंट को पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, डाइट जो है उसमें फ्रूट्स वगैरह का इंटेक करें, उसके अलावा पेशेंट रेस्ट करे जितना ज़्यादा रेस्ट कर सकता है। ओटमील बाथ जो है वो सूथिंग है, वो एक यूज़ किया जा सकता है, और जैसे आपने विनेगर का बताया उसका यूज़ जो है वो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप जो है अगर ये हमने देखना है, हमने किसी और पर्सन को यानी जो इन्फेक्टेड नहीं है हमने उसको गाइडलाइन देनी है, तो उसमें ये है हम उस पर्सन को ये कहते हैं कि ऐसे पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में ना जाए। सेकेंडली जो है वो मास्क वगैरह जो अपने लिए सेल्फ हाइजीन जो अब आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ करें, ग्लव्स का, और अगर आपने ऐसे, क्योंकि हमारे अक्सर जो है वो मेडिकल वाले जो है वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते और वो ऐसे ही जो है इन पेशेंट्स को डील करते हैं। उससे क्या होता है जब हम हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट हम अगर पेशेंट को विदाउट अपने ग्लव्स के, विदाउट मास्क के पेशेंट को अपने इतना क्लोज कॉन्टेक्ट में बिठाकर डील करते हैं, उससे ये अक्सर हेल्थ केयर वालों को भी जो है ये चीज़ इशू हो जाती है।